हाँ भाई लाइव है। चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में। और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, धारा परिपथ और किरचॉफ का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको पहले बता दूं कि इस चैप्टर को आप शुरुआत से पढ़ के चलिएगा, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में, इवन आपके IIT नीट के एग्जाम में, हर जगह इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप इस चैप्टर को शुरुआत से अच्छे से पढ़ते चले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, मैं देख पा रहा हूं सभी को। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। और क्लास को शांति से, गौर से कॉपी पेन लेकर के नोट करते चलो और लगातार पढ़ते चलिए। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक लेवल की होगी। इंट्रोडक्शन होगा इस पूरे चैप्टर का, और अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से नहीं समझा तो आपको चैप्टर भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हाय हेलो अभी कर लीजिए, फिर कॉपी पेन निकाल करके लिखना शुरू करिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और पूरे चैप्टर को गौर से समझते चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बड़ा चैप्टर, कम से कम 8 से 10 लेक्चर में खत्म होगा। यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, इस पे हमें ढेर सारे सवाल भी करने हैं, थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। सभी को गुड इवनिंग। बेटा बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से जुड़ करके, आज इतने भारी मात्रा में आए हो। चलिए सबको धन्यवाद भाई, बहुत लोग आ गए, आज तो दिल खुश कर दिया यार तुम लोग। तो एक सेकेंड आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आप लोग से लाइव जुड़ने के लिए मुझे। सबको गुड इवनिंग। 11th वालों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अच्छा ठीक है, 1-2 दिन रुक जाओ भैया, थोड़ा सा टाइम टेबल क्लियर करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉपी पे निकाल लीजिए सभी लोग और लिखना शुरू करिए चैप्टर को एकदम शुरुआत से। नोट्स बनाते चलो। देखो भले आपको हम PDF के फॉर्म में नोट्स दे रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपनी तरफ से भी नोट्स बनाएं, क्योंकि बेटा जब खुद से लिखी नोट्स होती है वो और अच्छे से समझ में आती है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसलिए अपने से जरूर नोट्स बनाएं। तो चैप्टर का नाम क्या है साहब? चलिए लिखते हैं, अगला अध्याय, अगला चैप्टर, अध्याय नेक्स्ट। हाँ, जिसकी किताब में जो भी हो मिला सकते हो, लिख सकते हो अपने से। ठीक है, धारा परिपथ, धारा परिपथ यहां पे मत लिखें, यहां लिख देते हैं धारा परिपथ एवं किरचॉफ का नियम। एवं क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ का नियम। शुरुआत से बेसिक से समझते चलना, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्या है चैप्टर का नाम? धारा परिपथ एवं किरचॉफ का नियम। आप लोग भी हेडिंग लगाइए और लिखते चलिए। चलिए सबसे पहले चीज इसमें हम लोग समझेंगे वैद्युत सेल क्या होते हैं। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल क्या होते हैं? तो भैया वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी भी धारा परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, आवेश का निरंतर प्रवाह बना रहता है। या तो कह सकते हैं वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, आपने देखा होगा एवरेडी का, तमाम ब्रांड का आते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को, किसको भैया? रासायनिक ऊर्जा को, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेल एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, या किसी वैद्युत परिपथ में कहा जाए कि आवेश को, प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, ऐसी युक्ति को हम वैद्युत सेल कहते हैं। क्लियर हुआ वैद्युत सेल क्या है? किसी को कोई डाउट हो तो बताते चलिएगा, सुनते रहिएगा और से और समझते रहिए। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेंगे भैया? वैद्युत ऊर्जा में। या जिसके द्वारा हम किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखेंगे। ठीक, देखिए सेल में बेसिकली होता क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें जानेंगे। सेल में देखो क्या होता है, ये सेल किसी एक विलयन में 2 प्लेटों को डुबाकर बनाया जाता है। ये कोई एक विलयन होता है, ठीक है, जिस विलयन में 2 प्लेटें डूबी होती हैं। ठीक है, ये एक विलयन होता है जिसमें 2 प्लेटें डूबी होती हैं। ठीक है, जिस विलयन में हम लोग इन दोनों प्लेटों को डुबाते हैं, इस विलयन को बच्चा कहते हैं वैद्युत अपघट्य। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। याद रखना,
जिस विलयन में दोनों प्लेटें सेल की डूबी होती हैं उस विलयन को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यहाँ पे दो जो प्लेटें होती हैं इन दोनों प्लेटों पर अलग अलग आवेश होता है। समझो, जिस प्लेट पर धन आवेश होता है, जिस प्लेट पर बच्चों धन आवेश होता है, इस प्लेट को एनोड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जिस प्लेट पर बच्चा ऋण आवेश होता है, ठीक है, जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है इसको हम कैथोड कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं, सेल को जिस विलयन में प्लेटें डुबाकर बनाया जाता है उस विलयन को वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। जिस प्लेट पर धन आवेश होता है उसको कैथोड की प्लेट कहते हैं, और जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उसको हम एनोड प्लेट, सॉरी, जिस प्लेट पर धन आवेश होता है उसको एनोड कहते हैं, उल्टा बोल दिए, थोड़ा गलती हो गई। और जिस पर ऋण आवेश होता है उस पर कैथोड प्लेट कहते हैं। याद रहेगा सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, शाबाश, समझ में आ रहा सब लोगों को। थोड़ा सा चीजों को समझते चलिए और सोचते रहिए, क्योंकि साइंस एक सोचने वाला सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा, समझिए। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को वैद्युत सेल कहा जाता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को वैद्युत सेल कहा जाता है। सेल में क्या होता है, एक विलयन में दो प्लेटों को डुबाकर बनाया जाता है, और एक प्लेट जिस पर धन आवेश होता है उसको एनोड की प्लेट कहते हैं, जिस पर ऋण आवेश होता है उस पर उसे कैथोड की प्लेट कहते हैं, और जिस विलयन में प्लेटें डूबी होती हैं उस विलयन को वैद्युत अपघट्य का विलयन कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ भैया। देखिए आप समझिएगा, अगले पॉइंट में मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखिए, सेल का जो प्रतीक होता है, सेल का जो प्रतीक होता है, भैया हम किसी वैद्युत परिपथ में कहीं पर सेल लगाएंगे तो इतना बड़ा सेल लगाकर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बार बार पूरा बड़ा सा पात्र बनाएं, उसमें वैद्युत अपघट्य को भरें, प्लेट लगाएं, तो इतना बड़ा सेल आपको नहीं बनाना है। सेल के लिए एक छोटा सा सिंबल होता है, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। ये सेल का सिंबल होता है, एक छोटी लाइन खींचे, एक बड़ी लाइन, ये इसकी धन आवेशित प्लेट को प्रदर्शित करता है और ये इसके ऋण आवेशित प्लेट को प्रदर्शित करता है। ये सेल का प्रतीक है, याद रहेगा ना सबको, सेल का प्रतीक, ऐसे हम सेल को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अब समझो, जब किसी सेल को हम किसी विद्युत परिपथ में जोड़ देते हैं तो धारा कैसे प्रवाहित होती है, समझिए। जैसे मैंने एक ये विद्युत परिपथ है, ठीक है, जिसका मान लो खुद का कोई प्रतिरोध कैपिटल आर है, इसमें जब मैं किसी सेल को जोड़ूंगा, ये इस विद्युत परिपथ में जब हम किसी सेल को जोड़ते हैं तो होता क्या है, सेल के इन दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, सेल के इन दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, ठीक है। सेल की इन दोनों प्लेटों के बीच क्या स्थापित हो जाता है, विभवांतर, जिसके कारण इसमें से धारा का प्रवाह होता है धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर। सेल के बाहर याद रखना, धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर, और सेल के अंदर अगर हम बात करें, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ऋण आवेशित प्लेट से धन आवेशित प्लेट की ओर, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। सेल के बाहर जो धारा का प्रवाह होगा धन आवेशित से ऋण आवेशित की ओर, सेल के भीतर जो प्रवाह होगा वो ऋण आवेशित से धन आवेशित की ओर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, नोट करते रहे भाई सब लोग, समझ रहे हैं। आपको बहुत सारे सेल अभी देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट यहां पे मैं और समझाना चाहूंगा सबको, जब हम सेलों का एक संयोजन बनाते हैं, मतलब कई सेलों को जोड़ देते हैं, तो उसी संयोजन को आप एक नया नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बैटरी। तो बैटरी का मतलब होता है कई सेलों का संयोजन, कई सेलों को जोड़कर जो बनाया जाता है उसको बैटरी कहा जाता है, ठीक। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं हम, तुम लोग भी नोट करते चलो। सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं बच्चों, बैटरी कहते हैं। आपको बहुत तरह के सेल पढ़ना पड़ेगा, आपने केमिस्ट्री में शायद सुना हो, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, ठीक है, कई तरह के सेल होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सीसा संचायक सेल भी होता है, शाबाश बच्चा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ा जाए, इतना समझ में आया सब लोगों को सेल क्या होते हैं। अगली चीज अब हम लोग समझेंगे जी बेटा, कई सेलों को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आराम से, ज्यादा नहीं जानना आपको सेल के बारे में, केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में हमें जितनी जरूरी
चीजें हैं हमने समझ ली। फिर से एक बार मैं रिवाइज करना चाहूंगा, आप लोग एक बार सुनिएगा गौर से, ठीक है। पूरा रिवीजन करते हैं एक बार फिर से, चलिए समझो शुरू से, शुरुआत से एक बार समझेंगे कि सेल क्या है। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, या कह सकते हैं सेल एक ऐसा साधन है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार निरंतर बनाए रखता है। सेल में क्या होता है, एक वैद्युत अपघट्य का विलयन होता है जिसमें दो प्लेटें होती हैं, एक पर धन आवेश होता है जिसे हम एनोड की प्लेट कहते हैं, एक पर ऋण आवेश होता है जिसे हम कैथोड की प्लेट कहते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको, ठीक है। उसके बाद सेल का ये सिंबल होता है, ये इस प्रकार से बनाना है, इतना बड़ा बार बार सेल को बना के नहीं दिखाएंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज हमने आपको बताया कि जब सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, तो सेल के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाए जिसके कारण सेल से धारा का प्रवाह शुरू होता है। सेल के बाहर याद रखना कि धारा हमेशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर बहती है। सेल के भीतर अगर बात करें तो ऋण आवेशित प्लेट से धन आवेशित प्लेट की ओर बहती है। उसके बाद मैंने कहा जब आप कई सेलों को जोड़ दोगे तो उस संयोजन को, सेलों के उस संयोजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बैटरी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ भैया सभी लोगों को? चलिए भाई, चलिए आगे। भैया देखो, जब आप लोग आइए तो मैंने आपसे कहा ना, फेयर कॉपी नहीं, एक रफ कॉपी लेके बैठो और उसमें चीजों को नोट करिए। नोट्स आप अपने से भी बनाएं और हम जो दे रहे हैं उससे तो पढ़ते ही रहें, साथ में अपने से भी बनाएं नोट्स। आप एक रफ कॉपी लेकर के उसमें चीजों को नोट करते चलिए, पॉइंट वाइज समझते चलिए। समझ रहे हो बात को? चलिए अगली चीज हम लोग समझेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। हेडिंग लगा लो बच्चे लोगों, सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल समझना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, मोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, जिसे हम शॉर्टकट में, आप लोग मतलब इसे शॉर्टकट में ईएमएफ के नाम से भी लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? ईएमएफ के नाम से। क्लियर हुआ? क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा? सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब क्या होता है विद्युत वाहक बल, इधर समझना। जैसे भाई मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक क्या है? सेल है। और इस सेल को जब भी हमने किसी बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ा, अभी मैंने आपको बताया जैसे बाहर मान लो कोई बाह्य विद्युत परिपथ में कोई भी अंत लगा है जिसका एक प्रतिरोध है कैपिटल आर। जब हम इस सेल को किसी बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं, ठीक है, तो सेल के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, या कहें आवेश का प्रवाह होता है। क्या होगा? आवेश का प्रवाह होगा। और समझिए उस आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल को कार्य करना पड़ता है। किसको कार्य करना पड़ता है बताइए? सेल को कार्य करना पड़ता है। जब हमने क्या बताया, एक बार फिर से सुनिएगा गौर से। जब सेल से बाह्य विद्युत परिपथ को जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह करने के लिए सेल को क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ठीक, अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि इस सेल के द्वारा, ये धनावेशित प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट है, ठीक है, सेल के द्वारा Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य मान लीजिए W है। Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है? W है। सेल के द्वारा बाह्य विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित करने के कार्य की मैं बात कर रहा हूं। तो एकांक आवेश प्रवाहित करने का कार्य क्या होगा? एकांक आवेश प्रवाहित करने का कार्य तो बच्चा वो हो जाएगा W अपॉन Q। W अपॉन क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। भाई Q आवेश है एक, उसको यहां से यहां तक प्रवाहित करने में सेल कितना कार्य करता है? W। तो बताओ एकांक आवेश यानी कहे एक कूलाम का आवेश प्रवाहित करने का कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। और इसी W अपॉन Q को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे साधारणतः E से लिखा जाता है, कैपिटल E से। कंफ्यूज मत होना, कैपिटल ई से लिखते हैं विद्युत वाहक बल को, फॉर्मूला हुआ W बाई Q। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W अपॉन Q। ठीक है, इसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे लिखना है? तो आप पहले पॉइंट को लिख लीजिएगा,
नोट्स अगर आप लोग बना रहे हैं, ठीक, तो उसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पॉइंट में आप इस चीज को लिखेंगे कि अगर Q आवेश प्रवाहित करने का कार्य W है तो एकांक आवेश का कार्य W/Q होगा, और यही होता है विद्युत वाहक बल, बराबर W/Q। इसके नीचे हम परिभाषित कर सकते हैं विद्युत वाहक बल को कैसे। देखो बच्चा, अगर यहां पर हम Q का मान 1 कूलाम कर दें, Q का मान कितना कर दें, 1 कूलाम कर दें, तो बताओ E किसके बराबर होगा, तो E बराबर होगा भैया W के, E बराबर होगा W के। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को अर्थात 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए शेल द्वारा किए गए कार्य को ही उस सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा सब लोगों को? बहुत अच्छा बच्चा, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? जैसे मान लीजिए, मेरी बात समझिए, अभी थोड़ा कम समझ में आया हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेल है और मैंने कहा उस सेल का विद्युत वाहक बल 1.6 वोल्ट है। भाई इसका मात्रा कभी निकालेंगे, जूल प्रति कूलाम, इसे वोल्ट भी कहा जाता है। ठीक, चलिए यहां पर W/Q जूल प्रति कूलाम, इसे वोल्ट भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी सेल का मैंने कहा विद्युत वाहक बल 1.6 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, उस सेल से अगर 1 कूलाम आवेश को हम प्रवाहित करेंगे पूरे परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करेंगे, तो सेल हमारा 1.6 जूल कार्य करेगा। सेल कितना कार्य करेगा, 1.6 जूल कार्य करेगा। आई बात समझ में? ठीक, चलो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी बनाऊंगा, देखना, कि कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बच्चा कि अगर 1 कूलाम आवेश लेकर के उस सेल को दिया जाए किसी परिपथ में पूरा प्रवाहित करने के लिए, तो उस सेल कितना काम करेगा, 2.5 जूल का कार्य करेगा। ठीक है भाई, वोल्ट लिखा है, वोल्ट का मतलब मैंने आपको बताया जूल प्रति कूलाम, वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलाम। 1 कूलाम के लिए 2.5 जूल, ये मतलब होता किसी सेल के विद्युत वाहक बल का। ठीक, चलिए अब एक चीज आप लोग समझ सकते हैं यहां पर अपने से कि भाई हमने इसकी परिभाषा में ही आपसे कहा कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कार्य है एक प्रकार का, मतलब विद्युत वाहक बल सेल के द्वारा किया गया एक प्रकार का कार्य है एकांक आवेश को प्रवाहित करने में। और कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि है। तो विद्युत वाहक बल, यहां लास्ट में बल आ रहा है, ठीक है, यह मत सोचना कि सदिश राशि है, यह बल एक प्रकार का कार्य है, इसलिए यह अदिश राशि है, याद रहेगा। विद्युत वाहक बल जो है यह एक अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है, याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए मेरे पॉइंट वाइज एक तरफ से लिखते चलो सब लोग, बहुत अच्छा। हाँ चलिए भाई, आप बोलते हैं और लिखवाते हैं सर, चलिए भाई लिखते रहा करें जितने लोग भी इंटरेस्टेड हों, बहुत अच्छा। विद्युत वाहक बल कैसी राशि है, अदिश राशि है। और मैंने कहा ना इसको शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में EMF से भी लिखा जाता है। विद्युत वाहक बल थोड़ा बड़ा अक्षर है इसलिए हम इसको EMF से लिखते हैं। ठीक, मात्रक और बीमा की अगर बात करें तो इसकी मात्रक और बीमा, विद्युत वाहक बल आधे लोग सोचते हैं न्यूटन होगा, कसम खा रहते हैं, बल कहीं मिलेगा तो न्यूटन लिख देंगे हम। ठीक है, इसका फॉर्मूला कहता भैया E बराबर W/Q0 या W/Q। ठीक, तो बच्चा लोगों अगर इसका मात्रक निकालोगे तो इसका मात्रक आएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम वोल्ट कहते हैं। विद्युत वाहक बल का यूनिट हम लोग क्या लिखना है, वोल्ट लिखेंगे। ठीक, एमके सिस्टम में इसका यूनिट होगा बच्चा जूल प्रति कूलाम, या इसे वोल्ट कहेंगे। ठीक, अगर सीजे सिस्टम में बात करूं तो इसका यूनिट होगा अर्ग प्रति ESU कह सकते हो, या अर्ग प्रति फ्रैंकलिन बोल सकते हो। ठीक, लेकिन ज्यादातर आप लोग यूज करोगे यही वाला यूनिट जूल प्रति कूलाम, या इसका यूनिट वोल्ट मिलेगा। ठीक, अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहे विमा,
वो मत कह देना सर बल है mLT-2, बेटा गलत हो जाएगा। एक प्रकार से हम समझें तो ये एक प्रकार का विभवांतर है, एक प्रकार का विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसी प्रकार का इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, विमा निकालें तो जूल कार्य के लिए आता है, जिसकी विमा बत्ता mL2T-2 होती है। कूलाम आवेश का मात्रक है, जिसके लिए AT लिखते हो, ऊपर चला जाएगा mL2T-3A-1, इसकी विमा हो जाएगी ये। ठीक, ये हो जाएगी विद्युत वाहक बल की विमा। चलिए भाई, बहुत अच्छा, केवल पढ़ते रहो लगातार। मैं आप लोग को लगातार देख पा रहा हूं आपकी कमेंट। ठीक है, ऐसी वर्डिंग मत करिए कि आप लोग केवल शांति से पढ़िए, समझ रहे हैं, पढ़ने आइए। और अब कर दें इसे भैया, सबका लिख गया होगा, समझ में आया विद्युत वाहक बल क्या है बेटा? किसी को कोई डाउट हो बताते चलना। ईएमएफ की परिभाषा बोलकर लिखवा दीजिए सर, स्लोली स्लोली। वेरी गुड बेटा, ऐसे लिख सकते हो, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनिए सब लोग, कि किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए, हो गया सबका, मात्रक समझ गए, विमा समझ गए। अब भैया हम एक बात यहां पे समझेंगे, विद्युत वाहक बल किन बातों पर निर्भर करता है और किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो तीन बातें जिन पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये आप लिख लेना पहले, निर्भर नहीं करता। कैसे निर्भर नहीं करता, ये अभी हम आगे भी सीखेंगे, आगे भी इस चीज को हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी यहां पर समझिए किन बातों पर निर्भर नहीं करता। तो बेटा पहली बात होती है, जब मैंने आपको सेल पढ़ाया, अभी शुरुआत में समझिए, शुरुआत में मैंने जब आपको बताया कि तो सेल में क्या बताया कि सेल में एक ये विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, जिसमें ये दो प्लेटें डूबी होती हैं। एक धनावेशित प्लेट होती है जिसे एनोड की प्लेट कहते हैं, ठीक, और एक ऋण आवेशित प्लेट होती है जिसे हम कैथोड प्लेट कहते हैं, और जिस विलयन में डूबी होती है उस विलयन को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तीन बातें जिस पर निर्भर नहीं करता, पहला प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर, डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, बात समझिएगा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर नहीं, प्लेटों का कितना भाग इस विलयन में डूबा है, इस बात पर विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं निर्भर करता, अभी हम इस पे बात करने वाले हैं। पहले आप मेरी बात, अभी 3 पॉइंट समझिए किस किस पर निर्भर नहीं करता। तो पहली चीज बेटा ये है, प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है प्लेटों के बीच की दूरी। ये प्लेटों के बीच की जो दूरी है, समझ, इस पर भी निर्भर नहीं करता। दूसरी चीज, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। और तीसरी चीज होती है विद्युत अपघट्य की मात्रा पर। मेरे कहने का मतलब है आपने इसमें कितना विद्युत अपघट्य भरा है, कम है, ज्यादा है, किस, इस पर भी विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। तीन चीजों पर याद रखना इसको, विद्युत अपघट्य की मात्रा पर, जिस विलयन में प्लेटों को डुबाया गया है उस विलयन का नाम है विद्युत अपघट्य, ठीक है, की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता। इन तीन बातों पे निर्भर नहीं करता सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा। और इसके बाद किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसकी जो निर्भरता है या कहें निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर, पहली चीज क्या है, प्लेटों के नेचर पे, आपने प्लेटों को किस पदार्थ का लिया है, ठीक है। ये जो प्लेट आपने कैथोड एनोड की बनाई है, ठीक है, सेल के लिए, इस प्लेट को किस मेटल की, किस पदार्थ से आपने बना रखा है, ठीक। तो प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक। और दूसरी चीज है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, अपघट्य की प्रकृति पर, ठीक।
विद्युत अपघट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, कम ज्यादा भरो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अलग अलग विद्युत अपघट्य भरोगे तो उससे मतलब होता है। ठीक, बताइए बात समझ में आई सबको? चलिए भाई, चलिए, और किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छे, आज तो तुम लोग बहुत भारी मात्रा में आए हो। आज लगा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर छोड़ा तो फिर पूरा चैप्टर छोड़ देना बेटा पढ़ने के लिए, समझ रहे हो? हाँ, चलिए, अब इसके बाद हम लोग विद्युत वाहक बल का चिन्ह समझेंगे। ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, याद रखना, इन 3 चीजों पर निर्भर नहीं करता, इन पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए भाई, बहुत अच्छे। हाँ, नोट कर लिए होंगे सब लोग, हो गया होगा। अगली चीज हम लोग समझेंगे विद्युत वाहक बल का चिन्ह, फिर उससे आप समझ जाओगे कई सेलों को जोड़कर अगर हमने एक संयोजन बनाया, जिस संयोजन को आप बैटरी के नाम से जानते हो, उसका विद्युत वाहक बल भी आप निकाल लोगे। ठीक, तो अगली चीज हम लोग समझेंगे विद्युत वाहक बल का चिन्ह। यहां पे अब इस पे कुछ मैं न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे बनाने की कोशिश करूंगा। विद्युत वाहक बल का चिन्ह, ठीक है। देखिए, विद्युत वाहक बल, सेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसका सिंबल हम इस प्रकार से बनाते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन इसके धन आवेशित प्लेट को प्रदर्शित करती है, छोटी लाइन इसकी ऋण आवेशित प्लेट को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये समझो, जो बड़ी लाइन है इसकी धनावेशित प्लेट को प्रदर्शित करती है, छोटी लाइन ऋण आवेशित प्लेट को प्रदर्शित करती है। तो जब भी आप ऋण आवेशित प्लेट से धन आवेशित प्लेट की ओर बढ़ते हो, ऋण आवेशित प्लेट से धन आवेशित प्लेट की ओर बढ़ते हो, या मैं कहूं कि धारा की दिशा में चलते हो, भाई बाह्य परिपथ में धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित होती है, +2 -+2 ऐसे चलती है ना। तो जो विद्युत वाहक बल का मान लोगे पॉजिटिव लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन करते समय अगर आपके बढ़ने की दिशा, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, कंफ्यूज मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब आप के कैलकुलेशन की दिशा -2 होगी, यानी प्लेट, छोटी वाली प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर, ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट की ओर, या विद्युत धारा के बहने की दिशा में। ठीक, चलिए, तो जो विद्युत वाहक बल का मान होगा वो धन आप में लेंगे, यानी पॉजिटिव लेंगे। ठीक, यहां पे मैं चलिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, याद रखना, इसी चीज को लेकर के अब हम लोग कुछ क्वेश्चन समझेंगे। अभी 1-2 मैं लगा के दिखाता हूं, उसके बाद तुम लोग भी लगा के दिखाओगे। चलिए भाई, एक क्वेश्चन यहां पर इस टाइप का है, जैसे हम ले ले, मान लो ये 3 वोल्ट का विद्युत सेल है, दूसरा सेल 2 वोल्ट का है, तीसरा सेल मान लीजिए यहां पर 4 वोल्ट का लगा है। ठीक है, चौथा सेल यहां पे 5 वोल्ट का लगा है। ये चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेल का परिणामी विद्युत वाहक बल या इक्विवेलेंट कैपिटल ई बताइए कितना होगा। क्वेश्चन आपसे यह है, इस सेल का परिणामी विद्युत वाहक बल बताओ। विद्युत वाहक बल, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं इक्विवेलेंट, ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक, चलिए, बहुत छोटा सवाल है। चले भाई, कैसे इस सवाल को करना है, तो बच्चा लोगों देखो 2 तरीके हैं। आप चाहें तो इधर से कैलकुलेट करते चले जाएं, आप चाहें तो उधर से कैलकुलेट करते जाएं, पर नियम आपका यही लगेगा। नियम जो आपने यही पढ़ा है, इसी को फॉलो करना है। समझना गौर से, कैसे करेंगे। जैसे यहां से चलते हैं, आराम से समझना। मैं इधर से चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं +2 जा रहा हूं, तो इसका जो मैं विद्युत वाहक बल लूंगा वो माइनस में ले लेंगे। फिर उसके बाद देखें -2 जा रहे हैं, भाई इधर इसकी माइनस प्लेट है, फिर पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके लिए +2 ले लेंगे। फिर इसके लिए आ जाओ प्लस, फिर माइनस, तो -4 ले लेंगे। फिर इसके लिए आ जाएं तो माइनस से प्लस में जा रहे हैं, प्लस का 5 ले लेंगे। तो ओवरऑल देखो कितना हो गया, 5 2 7, 7 में से 7 गया, 0 वोल्ट हो जाएगा इसका परिणामी विभव। ठीक है, कितने वोल्ट हो जाएगा बताओ? 0 वोल्ट। भैया 14 वोल्ट किस हिसाब से आप लोग का आ रहा है? बाबू 14 वोल्ट नहीं आएगा, 0 वोल्ट आएगा। एक बार सब लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक, अभी मैं और प्रैक्टिस कराने की आपको सोच रहा हूं। ठीक है, इधर से निकालें तो भी 14 वोल्ट ही आएगा, इधर से चेक कर सकते हैं आप।
इधर से आप इक्विवेलेंट अगर आप निकालें तो बताइए, प्लस से माइनस आ रहे हो, माइनस का 5 लोगे, फिर इधर देखो माइनस से प्लस आ रहे हो, प्लस का 4 लोगे, प्लस से माइनस आ रहे हो, माइनस का 2 लोगे, माइनस से प्लस आ रहे हो, प्लस का 3 लोगे, 4 3 7 में से 7 गया, 0 वोल्ट इससे भी आएगा। ठीक, आया समझ में नहीं बच्चा? बोलो भाई। सर हमने कर दिया, प्लस कर दिया। चलिए एक बार समझने की कोशिश करें और चलिए आते हैं और इस पर एक प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन की। समझिए सब लोग, आराम से समझते चलो, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग का कोर्स खुद अपने आप में बहुत आगे है। जो बच्चे इस लाइव क्लास के साथ चल पा रहे हैं, पीछे का सब कुछ पढ़ चुके हैं, वो कहीं से किसी को अपने आप को पीछे ना समझें, बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं फिर से आप लोग के लिए, ये लीजिए, ये पॉइंट ए है। ठीक है, यहां पर ये देखिए, गौर से देखते चलना, ये छोटी प्लेट बड़ी प्लेट, 3 वोल्ट की बैटरी का सेल है, फिर ये 6 वोल्ट का लगा है, फिर अगला जो है बच्चा 4 वोल्ट का है, समझते चलना, ये वाला 4 वोल्ट का है, और फिर अगला जो लगा है ये 5 वोल्ट का ले लो, फिर इसके बाद अगला जो है ये 2 वोल्ट का है। ठीक, यहां पर ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन आपके वही है, ए और बी के बीच का कैपिटल ई विद्युत वाहक बल बताना है। चलिए, कितने बच्चे बता सकते हैं इस क्वेश्चन को? 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट पूछा गया। इसमें ए और बी के बीच का विद्युत वाहक बल बताइए, तुरंत बताएं। चलो भाई, यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए व बी के बीच इक्विवेलेंट, ठीक है, विद्युत वाहक बल का परिणामी बताना। चलो बताओ सब लोग, बहुत सही। कितना आया? कुछ बच्चों का आंसर आ रहा -2। जी सर, जो आप लिखते हैं लिखाते हैं वो पर्याप्त है बेटा, लेकिन आप किताब को पढ़िए, नोट्स आपको मिल रहे उससे भी पढ़िए, सब चीजें से पढ़ते रहिए। एक बार सब चीजों को देखना चाहिए, पर्याप्त तो है ही है। -2 वोल्ट, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, -2 वोल्ट। अब तुम लोगों ने सही आंसर दिया है, -2 वोल्ट। कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, उनका 4 वोल्ट आ रहा है। तो बच्चा चलो एक बार सही करते हैं सब लोग, देखें गौर से। जिनका नहीं बन पा रहा है वो लोग सीखें भाई, जब सीखोगे तभी समझोगे। यहां से देखिए, इधर से अगर कैलकुलेट करें, इधर से, तो इसका -2 प्लस, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर, प्लस का 3, +2 माइनस, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट की ओर, माइनस का 6, -2 प्लस, प्लस का 4, +2 माइनस, माइनस का 5, -2 प्लस, प्लस का 2। देख लो भैया, यही आएगा कैपिटल ई का मान। 3 4 3 7 2 9, 9 में से 11 घटाए, माइनस का 2 वोल्ट आएगा। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है उनका एकदम सही है, माइनस का 2 वोल्ट, शाबाश। ठीक, अच्छा, अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही हो कि सर क्या हम इधर से ही सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इधर से भी सॉल्व करो तो भी वही चीज आने वाली है। ठीक, उधर से सॉल्व करेंगे तो देखिए, मैं फिर से एक बार इधर से सॉल्व करके दिखाता हूं। इक्विवेलेंट, इधर से सॉल्व करिए। +2 माइनस, माइनस का 2, -2 प्लस, प्लस का 5, +2 माइनस, माइनस का 4, -2 प्लस, प्लस का 6, फिर +2 माइनस, ठीक है, माइनस का 3। चलिए बच्चा इसको सॉल्व कर लो। 5 6 5 11, 11 में से 4 2 8, 8 में से 3 गए तो आ जाएगा, बताओ कितना? 11 में से 3 गए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4 2 6, 6 3 9 हो जाएगा, 2 वोल्ट आएगा। ठीक, हाँ एक चीज है भाई, अब यहां से अगर आप एक चीज देखो गौर से, तो भाई बात समझिएगा। जैसे आप इधर से जा रहे हो तो आपके लिए माइनस प्लेट है और फिर प्लस प्लेट है। क्या है? इधर से आ रहे हो तो माइनस प्लेट है, फिर प्लस प्लेट है। और बताइए, माइनस से प्लस में अगर आप जाते हो तो ई का मान जो आता है वो निगेटिव होता है। ई का मान कैसा होता है? निगेटिव होता है। ठीक, और अगर आप प्लस से माइनस में गए हैं, इधर से देखिए मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो इधर से जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप इधर देखिए, सबसे बड़ी प्लस प्लेट, इधर लास्ट में माइनस प्लेट है,
तो प्लस से जब आप माइनस की ओर जाते हैं तो याद करिए प्लस से माइनस की ओर आप पॉजिटिव आता। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। समझ में नहीं आया, चलो एक बार देख लेना, आसान है बेटा यही चीज, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए शाबाश, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने दिया है, केवल आज आपको केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिए हैं। ठीक, चलो अगली चीज हम लोग समझेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अगली हेडिंग लगाओगे सभी लोग, लिख लो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है ये समझो। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब कोई सेल बनाते हैं तो इसमें हम दो प्लेटें लेते हैं और इन्हें हम एक विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबा देते हैं। ठीक, विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबा देते हैं। तो भैया जब कोई सेल बनता है तो इसका जो ये विलयन होता है जिसको हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं, ये धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है, एक रुकावट उत्पन्न करता है, और उसी रुकावट को, उसी अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? पहले हम पूरा सेल बना लें। धनावेशित प्लेट है, ठीक, और बच्चा ये वाली ऋण आवेशित प्लेट है। तो आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल का क्या है? ठीक, तो हम कह सकते हैं किसी सेल का विद्युत अपघट्ट का जो विलयन होता है उस सेल से प्रवाहित धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उस अवरोध को, उस रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, बात समझो, ये कहा जाए बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत छोटा होता है। बाह्य प्रतिरोध को आप लोगों ने देखा होगा, हम ज्यादातर कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, ठीक है, चलिए परिभाषा लिख दिया करो सर जी, नमस्कार। चलिए भैया बहुत अच्छा, बोल रहा हूं 2 से 3 बार बोलता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा अभी के अभी। चैटिंग पे बिल्कुल ध्यान ना करें, मैं लास्ट में आपसे बात करने के लिए तैयार रहता हूं खुद। शुरुआत में आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, साइंस की क्लास है, समझो। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, सेल का विद्युत अपघट्ट, या कहें सेल को जिस विलयन में प्लेटें डुबाकर बनाया जाता है, वो विलयन धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी अवरोध को, उसी रुकावट को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, सॉरी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात, आंतरिक प्रतिरोध को याद रखना। आंतरिक प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं तो इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज याद रखना, कोई भी सेल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सेल हो, ठीक है, उस सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। हालांकि आदर्श सेलों में हम आंतरिक प्रतिरोध को शून्य मान के चलते हैं, पर होता नहीं है किसी सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, कुछ ना कुछ अवश्य होगा। ठीक, कुछ ना कुछ अवश्य होगा, वो चाहे बिल्कुल कम हो लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य होगा। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे सेकंड पॉइंट में, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आ रहा समझ में सब लोगों को? मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलें।
ठीक, हाँ, मतलब कहने का ये है कि अगर शून्य नहीं हो सकता, एक बात समझेगा और से, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कोई भी सेल पूर्ण रूप से आदर्श सेल हो यह संभव नहीं है। आदर्श सेल हो यह बात संभव नहीं है। ठीक, चले नोट करते रहे भाई सब लोग। ठीक है, चलिए, शाबाश। अब एक चीज समझेंगे यहां पर, सेल का विद्युत आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो किन किन बातों पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, तो उन सारे पॉइंट्स को आप समझिएगा। देखिए, निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं हेडिंग बना के, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता किन बातों पर निर्भर करता है। तो भैया पहली बात ये निर्भर करता है सेल के प्लेटों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर। यह निर्भर करता है प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर। और एक बात समझो, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिस सेल के लिए प्लेट जितनी ज्यादा डूबी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा प्लेट डूबी होगी, जितना भाग डूबा रहेगा, ज्यादा डुबाओगे तो ये उसके लिए कम होगा। आई बात समझ में? डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ज्यादा डुबा दोगे तो उस सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। ठीक, जिस सेल में विद्युत अपघट्य की मात्रा कम होगी, अर्थात हम कहें डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है, उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक, उसके लिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। यह निर्भर करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी, प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उस सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। जिस सेल के लिए प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। ठीक, आराम से समझते चलो, पॉइंट वाइज दिमाग में एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप बैठाते चलिए। प्लेटों के बीच की दूरी कम तो आंतरिक प्रतिरोध कम, प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा। ठीक, तीसरी कौन सी बात है जिस पर निर्भर करता है? तो बच्चा लोगों को तीसरी होती है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर और समझो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम इस विद्युत अपघट्य को एक सांद्र विलयन लेंगे, थोड़ा समझिए, केमिस्ट्री की भाषा में आप थोड़ा सा बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक, केमिस्ट्री की भाषा में समझना, अगर हम सांद्र विलयन लेंगे यानी विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता माने विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा, आप समझो भाई। ठीक है, सांद्रता ज्यादा होगी तो उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अगर इसकी विलयन की सांद्रता कम है तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना सब लोगों को? चलिए भाई, तो ये हो गया। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज सेलों के ताप पर, या कहें सेल के ताप पर, अच्छा, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया इस चीजों को थोड़ा रिलेट करिए, समझिए भाई। अगर मान लीजिए किसी सेल का आप ताप बढ़ाओगे तो सांद्रता घट जाएगी, सांद्रता घट जाएगी मतलब आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। तो चीजें यहीं से यहां तक पहुंच रही हैं, बात समझिए। ताप बढ़ेगा, कोई भी विलयन हो विद्युत अपघट्य का, अगर आप उसका ताप बढ़ाते हो तो सिंपल सी बात है उसकी सांद्रता घटेगी, सांद्रता उसकी घटेगी, अर्थात तो विलयन थोड़ा सा पतला हो जाएगा। आई बात समझ में? और जब विलयन पतला हो जाएगा, समझिए बात को, तो
उसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। चलिए बच्चा, ठीक। और कुछ चीजें होती हैं। पांचवी चीज आप लोग ये तो अपने दैनिक जीवन में ही अनुभव करते हो, सेल की आयु पर, सेल के आयु पर, और भैया इसके प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, 4 साल पुराना सेल हो जाएगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध तो घट ही जाएगा, उसका सब घट जाएगा। नया नया सेल होगा, ज्यादा दिन का नहीं होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, सब कुछ ज्यादा होगा आंतरिक प्रतिरोध पर, ठीक है। चलिए भाई जी, एक बच्चे का कहना है कि पढ़ना जरूरी नहीं है, तो बेटा एक काम करो, पढ़ना बंद करके कोई और काम सीख लो। क्यों परेशान हो, जब पढ़ना जरूरी नहीं तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? सिंपल सी बात है। आप बताइए, कोई आदमी 10 बजे रात के पढ़ा रहा आपको, तो आप पढ़ने आइए केवल, ठीक है। पढ़ना जरूरी नहीं तो और कई सारी वीडियोस, करोड़ों वीडियोस का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आप कहीं से कुछ भी देखिए। अच्छा, एक चीज पर और निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। भाई हमने शुरू में ही आपको बताया आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों पर निर्भर करता है, याद रहेगा सभी लोगों को, ठीक। चलिए तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं और एक बार समझना गौर से सब लोग, ठीक है। केवल और केवल पढ़ाई करिए, समझिए चीजों को। एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज कर रहा हूं। विद्युत वाहक बल, वो आंतरिक प्रतिरोध क्या है? किसी सेल का विद्युत अपघट्य विलयन धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम सेल का क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किससे लिखते हैं भैया? स्मॉल आर से। किसी भी सेल के लिए कभी भी आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता है। इसका मतलब है आदर्श सेल बना पाना संभव नहीं है, ठीक। किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। यहां पे गौर से देखिए, पहला पॉइंट है कि सेल प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर ज्यादा डुबा दोगे अगर इन प्लेटों को, तो उसके सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। अगर प्लेटों को कम डुबाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। तीसरी चीज, सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, मतलब कहा जाए कि जब सांद्र विद्युत अपघट्य आप लोगे, ज्यादा गाढ़ा ज्यादा सांद्र विद्युत अपघट्य लेते हो तो उस सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। और चौथी चीज, सेल के ताप पर। भैया ताप वाली चीज यहां से समझ सकते हो, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ताप बढ़ाते हैं तो सांद्रता घट जाती है, सांद्रता घटेगी तो ये घट जाएगा, ठीक। और आयु पर, ये तो सिंपल सी बात है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, ठीक। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज आपको हमने 50 मिनट पढ़ाया, और जो छात्र बदतमीजी करता है सर उसका नाम बोल दिया करो। बेटा वो खुद समझदार हैं, उनका नाम बोलने का क्या मतलब है? जो बदतमीजी करते हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि हम आज कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उनके संस्कार बताते हैं कि वो किस माहौल से आते हैं। भाई रात के 10 बजे अगर कोई आदमी आपको अपना सब कुछ छोड़ के पढ़ा रहा है और आप उसकी क्लास में कुछ ऊट पटांग की चीज़ें या बदतमीजी बोलते हैं, तो इसका मतलब आपके संस्कार प्रदर्शित हो जाते हैं। वहाँ से सब कुछ आपके क्रियाकलाप से ही प्रदर्शित हो जाता है बेटा, ठीक। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और चैटिंग को कहीं अगर आप लोग ज़्यादा चैटिंग करोगे तो बंद करके पढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन पढ़िए। चैटिंग इसलिए ऑन की जाती है ताकि आपकी बातें हम तक पहुंच सकें, हम आपसे कनेक्ट हो सकें, आपकी समस्याओं को समझ सकें, ठीक। अच्छा चलिए, इसे सब लोग एक बार समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप इस क्लास का अपनी बुक से भी लीजिएगा
तब अगले दिन आपको समझ में आएगा। कल पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, इससे कम नहीं होगी। आज 50 मिनट केवल इंट्रोडक्शन दिए हैं चैप्टर का। पिछला चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। हाँ, कल भी बिल्कुल आएंगे, कल भी क्लास इसी टाइम पे होगी। आप लोग जरूर आइएगा, पढ़िएगा सब लोग, ठीक है। चलिए आप पढ़ के आइएगा। कल हम लोग इसके टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध से स्टार्ट करेंगे। उस पर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी कुछ लाएंगे। समझ लो बात को? शाबाश, बहुत अच्छे। इतने लोग हो, सभी को गुड नाइट। पढ़ाई करते रहें, समय बहुत विषम है और आने वाला समय भी थोड़ा सा। और अब भाई एजुकेशन क्षेत्र में तो होने वाला है, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ दिन तक हो सकता है सारी चीज़ें इसी तरह से बंद रहें। तो आप लोग केवल और केवल ऑनलाइन का सहारा बचा है, उसकी इज्जत करो, उस ज्ञान की इज्जत करिए और घर बैठ के पढ़ते रहिए, ठीक। चलिए भाई, और ये मत कभी सोचना कि इतने सारे कमेंट्स में हर बच्चे के कमेंट्स का जवाब क्यों नहीं दे पाते। तो भैया मेरे सामने आप आ जाइए, आप कभी किसी दिन आ जाइए, कैमरे के सामने खड़े होइए। और ये स्पीड से कमेंट जाते हैं तो कहाँ से जवाब दे सकते हैं सबका? 10, 20, 5 पढ़ते हैं तो जवाब दे सकते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं अपना खुद अपना बेस्ट करने का, ताकि आप लोगों तक कोई समस्या ना रहे, ठीक। उसको पढ़ के आते हैं घर से, पढ़ा के पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज करके आते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे, आप तक पूरा कंटेंट अच्छे से पहुँचे, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें। और इस चीज़ के लिए हम लोग का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काम करता है भाई। कई दिन से पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है ना बच्चे को दिक्कत कहाँ होती है। तो सब चीज़ों को मिला करके एक लेक्चर तैयार होता है, ठीक। चलिए भाई, हाँ, लेक्चर 90 बाई था सर। आज क्या लिखे हैं भैया? चलिए अच्छा, सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, पढ़ते लिखते रहो। आज चलते हैं, सबसे बाय बाय, ठीक है।